गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे ऑनलाइन कौन कौन है? मजाक मजाक में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए ऑनलाइन में भी। अच्छा, हाँ तो बेटे वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? रुबा, नाज, ओके, विशाल, कुछ जाने पहचाने नाम दिख रहे हैं, कुछ नए नए नाम दिख रहे हैं। वेरी गुड, आगे चले। सब क्या हाल चाल? ठीक है। पहली क्लास हो गई मैथ्स की? आधा खून सूख गया? ये बेटा इधर से बात करना अभी, दोस्त यारी बात में, है कि नहीं? हाँ, नहीं कभी कभी ऐसे बीच में निपटा लिया करना, जब ऐसा नींद आ रही है तो बाजू वाले को चिपका दिया एक कान के नीचे, चलो नालायक, सोने आया पढ़ने आया तो वो कर लेना, फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे ऑल ऑफ यू। कौन कौन है? शाह, रंजीत, रूपा बेटे और समस्त भारत परिवार, क्या हाल चाल है बेटे? सबके बढ़िया? सीए फाउंडेशन बेटे, आप ऐसे अकेले अकेले क्यों बैठे हो वहां पर? हाँ, अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं भी बेटे ऑनलाइन वाले, एक मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर द मिनट। मैं भी तो देखूं कहाँ से कैसी विजन आता है, तो उसके हिसाब से अपन सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे ना यार। यहाँ पे अगर बैठेंगे तो कैसा दिखता है? पढ़ते तो बन रहा है, लाइट थोड़ी सी ज्यादा उस तरफ, ठीक है। यहाँ का भी ठीक है। तुम लोग दो दो स्क्रीन कैसे देखोगे एक साथ? तुम लोग दो दो स्क्रीन एक साथ कैसे देखोगे? ऐसे हाथ रख के, ऐसे एक आंख से ऐसे देखेंगे? ठीक है, हाँ। सीए फाउंडेशन जून 2023, ऐसा ही है ना पेपर अपना? एग्जाम की डेट आ गई? कब की है? हाँ, 24 जून को पहला पेपर है। अब बाय डिफॉल्ट पहला पेपर कौन सा होगा? ओके, और अकाउंट पढ़ाएगा कौन? नवनीत अग्रवाल, ठीक है। माय नेम इज नवनीत अग्रवाल, हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल का भयंकर एक्सपीरियंस है बच्चों को पकाने का, ठीक है। हाँ, मतलब एक आधे घंटे एक घंटे बाद तो ऐसा लगता है कि अरे अब जो है वो है। मतलब मैं अपने खुद के नवनीत सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप जो पहले नवनीत सर से पढ़े उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सारे के सारे एम्बिशियस, कितने 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 कौन कौन है एम्बिशियस? अरे मतलब पूरी क्लास ही है तो मंदानिया सर से पढ़े हुए हैं आप लोग, है कि नहीं? तो वैसे अकाउंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, बराबर है। कुल मिला के बेटे ये हो कि आपकी रिवीजन क्लासेस, गोराक्षी कौर बेटे वेरी गुड मॉर्निंग, अभिजीत 24, राधिका गुड मॉर्निंग, शुभम छाचर गुड मॉर्निंग, सभी को बेटे गुड मॉर्निंग। चलो आओ, पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, एक बार थोड़ा सा आपको घुमा के ले आऊं कि आपको बेटे जिस गार्डन में घूमना है उस गार्डन के ओर छोर क्या है पहले बता दूं आपको। अरे आगे शुरू करूं क्या? लो बेटे, तुम्हारा अगर सिलेबस देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो ये किसका सिलेबस है? सीए फाउंडेशन का ही है ना थ्योरेटिकल पे? हाँ, ये सीए फाउंडेशन का सिलेबस है। ये लो बेटे, सीए फाउंडेशन में जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपको शायद दो मॉड्यूल आए होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ऐसे ही आए थे ना। मॉड्यूल 1 के अंदर बेटे पहला चैप्टर था आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दूसरा था अकाउंटिंग प्रोसेस, तीसरा बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ एंड कंपनी लॉ। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको नया लग रहा होगा, ईमानदारी की बात तो ये है। कभी ना कभी आपने इन चैप्टर को या तो 11th में पढ़ रखा होगा, और या अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है ना। और अगर कोई बेटे साइंस का स्टूडेंट है कोई साइंस का स्टूडेंट बेटे? आप ओके, ठीक है। और कोई? और कोई नहीं? अच्छा, इसके पहले कॉमर्स पढ़ी कभी थोड़ी बहुत? फर्स्ट ईयर भी कॉमर्स तो पढ़ी है ना? 5 आइटम 2 साइड, 5 आइटम मालूम है कौन कौन से? आइटम मतलब अकाउंट के आइटम बे, हाँ। 5 आइटम मालूम है कौन कौन से? हाँ, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक पूरी अकाउंटिंग आपकी सिर्फ 5 आइटम और 2 साइड के बीच में घूमती रहेगी। एसेट, लायबिलिटी, जल्दी जल्दी बोलो क्या? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ये हो गए आपके 5 आइटम, ठीक है ना। और 2 साइड कौन से? डेबिट और क्रेडिट। इसके अलावा अपने को कुछ समझता ही नहीं बॉस। जिसने इस चीज को समझ लिया, ये है बेटे मतलब कि सबसे बड़ा सच, जिसने इस चीज को समझ लिया कि 5 आइटम और 2 साइड है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं समझता और ना मेरे को कुछ समझना है। तुमको जो समझाने की कोशिश करना समझाते रहो, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता। अपने को सिर्फ 5 ही आइटम समझ में आते, 2 ही साइड समझ में आते हैं। जिसने इस चीज को बेटे समझ लिया और आज से अपनी जिंदगी के अंदर इसको उतार लिया, तो समझ जाओ बेटे वो 30% तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज ही बन जाता है। क्योंकि सीए फाइनल तक भी 5 ही आइटम मिलेंगे आपको, और सीए फाइनल तक भी 2 ही साइड मिलेंगे आपको। 2 के अलावा कोई तीसरा साइड अकाउंट में होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, बीच में एक कॉलम बनाओ न्यूट्रल। ऐसा कोई न्यूट्रल का कॉलम बनाया क्या अपन ने? नहीं, अपन भैया सीधे या तो डेबिट या तो क्रेडिट, इसमें ही अपना हिसाब किताब चलता रहता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे देखने को तो हाँ सर 10 चैप्टर है, क्या कर कहानी खत्म है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट वाले बेटे बेवकूफ बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से तुमको बेवकूफ बनाया पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको।
नाम लिखा है बेटे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, लेकिन कभी मॉड्यूल पलटा के देखोगे तो 150-200 पन्ने तो ये खा जाता है सर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और 150 पेज देख, पलटा के देखना बेटे कभी, ठीक है, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद इसके आगे क्या होता है और बताता हूं बेटे, मजे की बात। इस चैप्टर में से बड़ी मुश्किल से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सीए फाउंडेशन का नया जो सिलेबस आया था वो आया था मई 2018 में, ठीक है। मई 2018 में नया सिलेबस लॉन्च हुआ था। उसके पहले चला करता था, आपने कभी सुना होगा तो सीपीटी चला करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सुना कभी? तो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में चारों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, एबीसीडी टिक करो, आगे बढ़ो, खेला खत्म, ठीक है। हाँ और क्या, खेला खत्म ही था उसमें, और क्या, चालू होते ही से खत्म हो जाता था वो। अभी जैसे तुम्हारा मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है ना, मैथ्स ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही है ना। और 2 सब्जेक्टिव है, कौन कौन से? एक अकाउंट और दूसरा लॉ। तो बस बेटे पहले के जमाने में सीए पे सीपीटी के समय चारों ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। गोल्डन पीरियड हुआ करता था वो हमारे सीए के स्टूडेंट्स के लिए। गोल्डन पीरियड इसीलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता था अकाउंट के पेपर में भी क्या करना है, एबीसीडी पे टिक करना है, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाएंगे अपन। अब बेटे उसको ये क्या पता होता था कि हमारे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। सीपीटी में तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर देंगे, तुमको पास करेंगे, फिर तुम किसके अंदर आ जाओगे, सीए फील्ड के अंदर आ जाओगे। सीए फील्ड के अंदर आने के बाद फिर तुम क्या करना शुरू करोगे, इंटरमीडिएट। और तब तक तुम ऐसा फंस चुके होगे कि ना तुमसे सीए छोड़ा जाएगा और ना तुमसे सीए कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया जाता था। फिर बेटे ऐसा लगा इंस्टीट्यूट वालों को कि ये जाल बिछाना गलत है, बच्चे बड़े बद्दुआ दे रहे हैं, ठीक है, और हमारे घर में बड़ा बुरा बुरा हो रहा है। तो फिर बेटे जब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को, बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के, बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो मेंबर होते थे, उनके घरों में बुरी बुरी घटनाएं घटने लगी, आए दिन दुर्घटना, ठीक है, महामारी, सूखा पड़ना, काला पानी, ऐसा कुछ कुछ होने लगा उनके साथ में। तो ऐसी कंडीशन है, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये काम बंद करो, ईमानदारी से काम करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कम से कम 2 सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कर दो, 2 चैप्टर को, 2 सब्जेक्ट को डिटेल्ड मतलब वर्जन में ले आओ और 2 को अपना ऑब्जेक्टिव रहने दो। अब 2 को ऑब्जेक्टिव उन्होंने किस किस को छोड़ दिया? पहला मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, थोड़ा तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनना ही चाहिए। और बेटे अगर यही नहीं बनेगा तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट किस काम के, इसलिए कुछ तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। सर मैथमेटिक्स तक तो ठीक था, स्टैटिस्टिक्स क्यों डाला? बेटे अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो डेटा एनालिसिस तो बनना चाहिए ना। अब तुमको डेटा ही नहीं पता थोड़ा, तो उसकी एनालिसिस कैसे करोगे, इसलिए वो भी डाला। सर वो भी डाल दिया, ठीक है, एलआर क्यों डाला? अब बेटे कॉमन सेंस तो सबके अंदर होना चाहिए। अब कॉमन सेंस ही नहीं होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब? तो वो उनको मालूम था कि हमारे पास जो बच्चे आने वाले कॉमर्स के आने वाले 1 नंबर के फिटियाल, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ तो कॉमन सेंस डालना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस डालने के लिए उन्होंने कहा एलआर भी डालो इसके अंदर। तो ऐसे करके तुम्हारा बढ़िया भारी भरकम मैथ्स का सिलेबस बन गया। और लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा तो काम आने वाला है नहीं, इसके बाद मैथमेटिक्स कहाँ आएगा, थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर काम आएगा, थोड़ा बहुत अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर काम आएगा। तो तुम्हारे मैथमेटिक्स के सिलेबस में सिर्फ उतनी ही चीजें रखी गई हैं जितना आपकी फर्दर स्टडीज के लिए और अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है। 4-5 चैप्टर को अगर मैं अलग कर दूं तो बाकी तुम्हारा मैथमेटिक्स का सिलेबस अब जाके बड़ा लॉजिकल हो गया। इसलिए बेटा उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स तो हमको बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे को इंजीनियर तो बनाना नहीं है कि हमारा सीए का बच्चा कल को जाके बेटे ब्रिज और डैम बनाएगा, बिल्डिंग खड़ी करेगा, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव रखो, ठीक है। फिर अगला सब्जेक्ट कौन सा आया बेटे? इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा भाई इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स की नॉलेज के आदमी कभी परफेक्ट कॉमर्स स्टूडेंट या कमर्शियल आदमी तो बन नहीं सकता। तो उन्होंने कहा भाई इकोनॉमिक्स को लेकिन ऑब्जेक्टिव रखो, ठीक है, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज डाल दो, बीसीके के नाम से, बीसीके ही है ना इकोनॉमिक्स के साथ में, हाँ, तो थोड़ा बहुत क्या डाल दो उसके अंदर, जनरल नॉलेज डाल दो बीसीके के नाम से, और उसके बाद बचा खुचा क्या डाल दो, इकोनॉमिक्स डाल दो, थोड़ा मार्केट आर्केट प्राइस ये वो सब उसको पता चलता रहे। तो ऐसे कंडीशन में काम हो जाएगा, इसको भी ऑब्जेक्टिव कर दिया। और बेटे ये 2 सब्जेक्ट की जो उम्र होती है वो सीए फाउंडेशन चालू होकर सीए फाउंडेशन पे खत्म हो जाती है। इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ना है क्या? नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्या? इल्ले। फाइनल के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट आएंगे क्या? नहीं। तो इनकी उम्र कहां से चालू हुई? फाउंडेशन से। और खत्म कहां पर हो गई? फाउंडेशन में। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है, ठीक है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दैट स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स से डर लगा करता था, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो घबराए मत बेटे। जब भी आपको मैथ्स देख के डर लगना शुरू हो जाए तब अपने आप को एक ही बात समझाए, 3 महीने की बात है, इसके बाद तो पीछा छूट जाएगा। जैसे आपने संस्कृत के साथ में किया था 7th और 8th क्लास में, ऐसे ही किया था संस्कृत के साथ। सर बड़ा सरदर्द था, अहम ब्रह्मास्मि। सर ना तो अहम दिख रहा है ना तो ब्रह्म दिख रहा है, अस्मि कहां से आ गया? तो मुद्दा ये है कि अपने को अहम ब्रह्मास्मि दिखाई नहीं आज तक। तो फिर तुमने कहा, फिर अपने आप को अपने मन को समझाया कि नहीं यार ठीक है, 8th तक तो पढ़ना ही है, 8th के बाद तो पीछा छूट ही जाएगा इससे।
तो जैसे तुमने संस्कृत के साथ में तुम्हारा एटीट्यूड था, बिल्कुल वही एटीट्यूड किसके साथ में रखना, जो सब्जेक्ट, दो में से कौन कौन से दो सब्जेक्ट, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा मैथ्स। अगर ना समझ में आ रहा हो तो, और अगर समझ में आ रहा है तो इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बड़ा मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है कि नहीं। तो ये हो गया। लेकिन दो सब्जेक्ट को इन्होंने सब्जेक्टिव रखा, कौन कौन से, एक अकाउंट्स और दूसरा लॉ। अब इन दोनों को इन्होंने सब्जेक्टिव क्यों रखा, क्योंकि बिना कानून के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का कोई मतलब ही नहीं है। कायदे से अगर देखा जाए तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एज गुड एज द लॉयर। ठीक, एक चार्टर्ड अकाउंट बिल्कुल लॉयर के जैसा ही है वो, कायदे से देखा जाए। बस ये बात अलग है कि उनके केस में 50 यूनिवर्सिटी है, हमारे केस में एक ही इंस्टीट्यूट है। इंडिया में देखा जाए तो रोज 1 लाख लॉयर, मतलब हर साल 1 लाख लॉयर बन के निकलते हैं, जितनों की जरूरत ही नहीं है, पटियाली में घूमो फिर। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटे साल भर में बड़ी मुश्किल से 5-7 हजार 10 हजार बन के निकलते हैं। तो अपनी इज्जत है और कुछ नहीं है। और अपनी इज्जत क्यों है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का रूल है। डिमांड बहुत ज्यादा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सप्लाई है नहीं। इंस्टीट्यूट वाले बेटे अपनी फैक्ट्री में से निकलने नहीं देते किसी को। ठीक है, हम तुमको सीए फाउंडेशन में निपटाएंगे। बच्चे ने जैसे तैसे लड़ करके सीए फाउंडेशन पास कर लिया, इंटर में कहां से बचोगे, वहां निपटाएंगे। तुम इंटरव्यू पास कर लिए, फाइनल में तो आओ तुम, हम तुमको बताते पेपर कैसा होता है। तो बोल फिर बड़ी मुश्किल से उसके बाद में भी अगर कोई बहुत ही कर्मठ, कर्मठ समझता है ना बेटे, भयंकर बिल्कुल जिद्दी टाइप का, जो बिल्कुल पूरे पैशन से काम करे, उसको कहते हैं कर्मठ। बहुत ही कोई कर्मठ टाइप का, जिद्दी टाइप का आदमी अगर कोई होगा तो उसको सीए की डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से 10-20 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट, 7-8-10 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते हैं इंडिया में। उसमें से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते तो पढ़ते पढ़ते वो इतने खतरनाक हो चुके होते हैं कि उनको लगता है कि भाग कौन नौकरी करेगा इनकी, मेरे पास इतनी नॉलेज है, अरे भाग कौन प्रैक्टिस करेगा, वो अपना धंधा खोल लेते हैं पहले। आप देख लेना 50% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिलेंगे वो या तो शुरू में नौकरी कर लेंगे या तो शुरू में प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपना बिजनेस जरूर करेगा वो आदमी, क्योंकि उससे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं हो ही सकता। 4 साल क्या पढ़ा उसने, प्रॉफिट लॉस, धंधा पानी समझा, और क्या पढ़ा उसने, बताओ ना बेटे। अकाउंट के अंदर क्या पढ़ लोगे तुम, बताओ, और कुछ है मेरे पास पढ़ाने के लिए अकाउंट में? कुल मिला के पढ़ाना तो तुमको बिजनेस ही है ना, धंधा ही बढ़ाना, और तो कुछ नहीं बढ़ाना है यहाँ पर। तो मुद्दा यहाँ पर यही है, उसको इतना बिजनेस समझ में आने लगता है कि बोलता है मैं तो बिजनेस ही करूंगा अपना। तो 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट धंधे में चले गए। अब कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए है क्या कंपनियों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है, जिसके कारण हमारी इज्जत है आज की डेट में भी। इसलिए इंस्टीट्यूट को थैंक्स बोलो कि अभी तक सीए प्रोफेशन की रेपुटेशन या डिग्निटी बनी हुई है। अब बेटे तुम्हारी रोजी रोटी तो अकाउंट पे टिकी पड़ी है कायदे से देखा जाए। अब सोचो ना बेटे, तुम चार्टर्ड अकाउंट, आंख बंद करके सोचो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे साल मतलब 4 साल पूरे हो चुके हैं, लगभग 3 साल 3.5 साल लगते हैं, मैं 4 साल मान लेता हूं ग्रॉस बेट। मतलब ये ना सोचे कि सर मान रहे कि हमारे 1-2 अटेम्प्ट लग गए, हम फेल हो गए इसलिए 4 साल, ऐसा नहीं है, मैं ग्रॉस बेसिस पे 4 साल बोल दे रहा हूं। सोचो बेटे तुम्हारे 4 साल हो गए हैं, तुमको सीए फाइनल की डिग्री मिल गई, सब कुछ हो गया, अब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। सोच के देखो, अच्छा लग रहा है सुनने में? अरे सुनने में अच्छा लगा कि नहीं? वो उसमें भी हाँ नहीं बोल रहे, सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे, हमको तो ऐसा बोले थे कि आ जाना सवेरे क्लास में बैठ जाना था, हम आके बैठ गए, सबको बोल दिया सीए फाउंडेशन की रिवीजन क्लास से चले जाना, तो हम भी आ गए सर। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं चल क्या रहा है यहाँ पर, 2-5 दिन रुको सर, उसके बाद में बताएंगे हाँ है कि ना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है बेटे, तुम अगर बन गए, उसमें से 50% लोग तो बिजनेस करने चले गए। अब कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, मिल ही नहीं रहे, इसलिए डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है। और तुम्हारी बेटे कुल मिला के रोजी रोटी अकाउंट के बेसिस पे चल रही है। पहला मेन सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? अकाउंट। दूसरा मेन सब्जेक्ट कौन सा है? ऑडिट, जो सीए फाउंडेशन में आता ही नहीं। तीसरा मेन सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए टैक्स, वो भी सीए फाउंडेशन के अंदर नहीं आता, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मानना है छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनका सोचने समझने की ताकत थोड़ी सी कम है, पहले सीए फाउंडेशन पास कर जाएं, सोचने का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाए, दिमाग के अंदर थोड़ा सा पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, विटामिन वगैरह आ जाए, फिर उनके ऊपर थोड़ा सा बोझा डालना बड़ा करेंगे। सर बोझा कितना बढ़ाएंगे हमारे ऊपर? अभी 4 है, इंटर में 8 हो जाएंगे, और कुछ नहीं है, इतना ही बोझा डालेंगे बेटे। और ज्यादा बोझा तो डालते नहीं, इंस्टीट्यूट वाले बहुत बढ़िया लोग हैं, ज्यादा बोझा बिल्कुल नहीं डालते। अच्छा सर अभी 4 सब्जेक्ट और इंटर में 8 कर देंगे? हाँ बेटे इंटर में 8 कर देंगे वो, सर बस इतना सा बोझा? हाँ बेटे कुछ नहीं। अभी बेटे तुम्हारे पास में 2 बुक आती है, जिस दिन इंटर का रजिस्ट्रेशन कराओगे उस दिन बेटे पूरा का पूरा इतना बड़ा एक बॉक्स आया करेगा बुक का। ठीक है सर, उसका करना क्या है? कुछ नहीं है बेटे, बिस्तर के नीचे बिछा के लेट के सोना उसके ऊपर। ठीक है तो कुल मिला के ऐसे ही चलने वाला है। तो ये है बेटे कुल मिला के तुम्हारा हिसाब किताब। तो इंस्टीट्यूट ने तुमको बेवकूफ बनाने का पहला पेज लिखा बेटे, ये कौन सा? कंटेंट वाला लिखा। अब बेटे तुमको इस कंटेंट की मैं तुमको डिटेल दिखाता हूं। पहला चैप्टर कौन सा था बेटा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पेज कितने लगे? पेज नंबर 1.1 से लेके पेज नंबर 1.104, यानी 104 पेज पहला चैप्टर खाता है। और नंबर ऑफ चैप्टर मतलब कि एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटे? सिर्फ 4, इसमें से नहीं अकेले। हाँ, उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है? पढ़ो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। कभी ये नाम सुना है बेटे?
अरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम सुना है, प्रिंसिपल का नाम सुना है, कॉन्सेप्ट का नाम सुना है? अरे पक्का ना? ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारी आवाज से कि सर हमने सुना है। सुना है कि सुना सुना है? देखो दो चीजें होती है, जब भी मैं पूछूंगा कि सुना है तो तुमको दो में से कोई एक ही आंसर देना है। तुमको बोलना है या तो सुना है, सुना है का मतलब सर हमको मालूम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको समझ में आया था। और अगर तुमको ऐसा है कि सर क्लास में कभी डिस्कस हुआ था लेकिन ऐसे जा रहा था सर, हम ऐसे देख रहे थे, कहां गया कहां गया, अगर ऐसी नौबत थी तो फिर वो तुम्हारे लिए सुना सुना है। कैसा है वो? सुना सुना है, ठीक है ना? बस एक कुछ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा होती है ना, बड़ी काम की होती है वो। हाँ तो मुद्दा ये है, कभी सुना था ना ये? हाँ तो बताओ बेटे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी क्या होता है? अच्छा वो आप सर आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे वो हमारे लिए सुना सुना हो जाएगा और जब तक आप बोलते रहोगे तब तक वो सुना सुना रहेगा। क्यों? ठीक है, डन, ओके। खूब सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपने, एंटिटी कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट और ये और वो सब पढ़ा था ना, सब पढ़ा था, मनी मेजरमेंट और ये और वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद है बेटे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यूनिट 3 कौन सी? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर सारे वो वर्ड लिखे हुए हैं जो लगभग लगभग 70-80% हम यूज करते हैं। सुना सुना है जहां ट्रेंडिंग में अभी, ओके डन। उसके बाद है बेटे अगला कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे इस चैप्टर में से। उसके बाद यूनिट 5 में कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फिर है बेटे अकाउंटिंग पॉलिसी, इतना ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद है यूनिट 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद है आपकी अकाउंट, ये चैप्टर 2 पे आ गए। तो कुल मिला के कितने पेज हो गए? 104। 104 में जो मैंने आपको अभी तक 9 अलग अलग यूनिट के नाम बताए हैं, इन 9 अलग अलग यूनिट में से कुल मिला के आपके मेनली सॉल्व करने लायक 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगर ओवरऑल पूरे के पूरे पेपर में कवरेज देखूं तो 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर, 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर इसमें से आता है। अब 8 नंबर और 4 नंबर के बीच का डिफरेंस कहां आता है? क्योंकि बचा हुआ जो 4 नंबर है वो तो तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, सॉल्व करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो बेटे तुमको लगता है यूनिट 1 बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने लायक है? क्योंकि आज से 2 महीने बाद तुम्हारा पेपर है और मेरे हिसाब से तुम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बैठे हो यहाँ पर। पढ़ाई तो तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी है सीए फाउंडेशन की। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट में कईयों को मैंने पढ़ाया होगा, कईयों ने कहीं और से पढ़ रखा होगा, आप मेरी क्लास में रिवीजन करने के लिए बैठे हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर मार्क्स की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। तो इसीलिए बेटे इसकी रिवीजन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगी और चैप्टर 1 की जब हमारी रिवीजन होगी तो होगी एकदम अंतिम पड़ाव में। अंतिम पड़ाव मतलब लगभग लास्ट में, क्योंकि थ्योरी का मामला है पहली बात तो, और थ्योरी पढ़ने के बाद भूलता बहुत जल्दी है आदमी। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको लगभग कहां पढ़ा जाए? आखिरी में पढ़ा जाए। आखिरी में अगर आप पढ़ोगे तो एक एडवांटेज ये होगा कि उस समय हरे भरे में याद भी रहेगा, थोड़ा सा याद भी रहेगा, लिखने में आसानी भी रहेगी और रिवीजन का सरदर्द नहीं आएगा इसके ऊपर। अक्सर बेटे हर स्टूडेंट बेटे एग्जाम के पहले एक कमेंट पक्का, एक डाउट पक्का पूछता है, सर थ्योरी कैसे पढ़ूं मैं? लॉजिक भी है उसका ये सवाल पूछना, क्योंकि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में लगभग 20 मार्क्स का तो थ्योरेटिकल होता है, 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो एक स्टूडेंट फिर भी सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 मार्क्स में तो अपना सिलेबस मतलब कि स्ट्रक्चर बिगड़ता ही है, आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है कभी भी 20 मार्क्स के चक्कर में। तो स्टूडेंट्स के अंदर एक डर होता है कि सर थ्योरी कैसे पढ़ा जाए। तो अपन भी क्लासरूम के अंदर ऐसा ही किया करेंगे कि पहले हर एक चैप्टर को, अलग अलग चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे। जो जो रेलेवेंट हमारी थ्योरी होगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड, वो रेलेवेंट थ्योरी डिस्कस करते चले जाएंगे और आखिरी में सारी की सारी थ्योरी को मिला के एक सिंगल लेक्चर बना के उसको खत्म कर देंगे। तो एक बार थ्योरी चैप्टर के साथ में पढ़ के हो जाएगी, समझ के हो जाएगी, और एक बार आखिरी में रिवीजन के समय और कवर हो जाएगी। तो इतने में आपके 20 मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा थ्योरी का। इसीलिए रिवीजन में बेटे चैप्टर नंबर 1 या ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, ये फिलहाल अभी हमारा डिस्कस नहीं होगा। चैप्टर नंबर अगर 2 पे आ जाओ तो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले प्रोसेस में आप क्या पढ़ते थे? जनरल एंट्री पढ़ा था ना। जनरल एंट्री रूल क्या होते हैं जनरल एंट्री के? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं बेटे, व्हाट आर द रूल फॉर जनरल एंट्री? डेबिट द, अरे हाँ सही बोल रहे हो, बोलो ना। मतलब तुमको क्या लगता है मैं कुछ अलग से बोल दूंगा? मेरे लिए अकाउंट की किताब अलग छपी होगी, तुम्हारे लिए अलग छपी है, ऐसा कुछ है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया वैसे बेटे मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाया, एक ही पढ़ाया लेकिन दोनों को। हाँ क्या थी बेटे एंट्री बनाने के? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये तो हो गया अपना कौन सा हिसाब किताब? पर्सनल अकाउंट का। दूसरा हाँ रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स व्हाट गोस आउट, बराबर एकदम सही। तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए बराबर एकदम सही, शानदार, ठीक है एकदम सही। डेबिट ऑल क्या था?
इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसे ही था ना? हाँ, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलो तो बेटे तुम्हारा एंट्री वाला चैप्टर अभी खत्म कर देता हूं मैं। एक बात बताओ, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, एंट्री क्या बनाओगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, पक्का? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों करवाया? सर एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो सर वो खर्चा है हमारा, और खर्चा है तो क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। शानदार बेटे, बहुत बढ़िया। एसेट अकाउंट को क्रेडिट क्यों करवाया? एसेट इज गोइंग आउट। किधर गई एसेट? मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, ये तो यहीं से यहीं वैल्यू कम हो गई, बराबर है? तो बेटे फिर व्हाट गोज आउट का मतलब क्या मानना चाहिए अपने को? डिक्रीज इन वैल्यू। और व्हाट कम्स इन का मतलब क्या मान लेना चाहिए? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ऐसे मान लेना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर मैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, 5 आइटम ले लेता हूं, चलेगा? या तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, दो में से कोई एक ही काम होना है। एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्या करवा दो? डेबिट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या करवा दो? क्रेडिट। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो क्या करवाना है? क्रेडिट। और लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। कैपिटल या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, बिकॉज कैपिटल इज एज गुड एज योर लायबिलिटी, तो इसलिए क्रेडिट। और डिक्रीज हुई तो डेबिट। इनकम या तो इंक्रीज होगी या तो इनकम डिक्रीज होगी, ठीक है? बताओ बेटे, इनकम अगर इंक्रीज हुई तो क्या करना है? क्रेडिट। और डिक्रीज हुई तो डेबिट। एक्सपेंस बेटे या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज हुए तो डिक्रीज हुए तो क्रेडिट, बराबर है? तो अब अगर मैं इसके हिसाब से इंटरप्रेट करूं तो एंट्री ज्यादा लॉजिकल लगती है, बिकॉज वेन एवर यू आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन नथिंग इज गोइंग आउट। ईमानदारी की बात तो ये है, क्योंकि भाई अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने को जनरल लैंग्वेज समझ में आती है, ये फालतू क्या ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती। गाना ना कभी सुन लिया अपन ने बोन्स का, My patience is wearing, वो वहां तक ठीक है, वो चिल्ला रहा है भाई, अपन ने सुन लिया, ठीक है, वहां तक ठीक है। Is this entertaining, वो भी ठीक है, चलो वो भी मान लिया अपन ने, भैया वो एंटरटेनिंग नहीं है तेरे लिए, तो फिर क्या को चिल्ला रहा वहां पर, वो ठीक है। लेकिन समझ में तो अपने को अपनी बेटे नॉर्मल लैंग्वेज ही आती है। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बेटे, अब मेरे को समझ में नहीं आता, लिख दिया गया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फिर ये कहते हैं डेप्रिसिएशन लगाते समय एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। अबे तो कौन सी एसेट चली गई मेरे पास से? What is going out? Nothing is going out, but the value is going out. मतलब मुद्दा तो यही है। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच वाला मामला है, पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट वाला मामला, उसके साथ में फिट क्यों नहीं बैठती है? सवाल ये है। फिट इसलिए नहीं बैठती क्योंकि जिस जमाने में डबल एंट्री के रूल बनाए गए थे और कंपाइल किए गए थे, उस जमाने में डेप्रिसिएशन लगाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कभी आपने सुना होगा बेटे एक नाम, ल्यूका डी पासियोली, ऐसा कोई नाम सुना है क्या? कौन थे बाबा जी? बाबा जी, मतलब बाबा जी वर्ड बोलने के पीछे रीजन है बेटे, वो भी एक मॉन्क थे, होते हैं ना बौद्ध भिक्षु, देखा ना कभी लाल कलर के कपड़े पहन के घूमते हुए दिखते हैं, कभी रेलवे स्टेशन में देख लोगे आप, बौद्ध भिक्षुओं को देखा कि नहीं देखा? पूरा साफ ऐसे ही होता है ना, लाल कलर के कपड़े, है कि नहीं? तो जैसे इंडिया में बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, वैसे यूरोप के अंदर जो बौद्ध मतलब कि भिक्षु हुआ करते थे, सेंट टाइप के जो लोग हुआ करते थे, उनको मॉन्क कहा जाता था, बराबर है? तो वो भी एक इटालियन मॉन्क थे, उन्होंने भी किताब लिख दी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर। अब किताब तो लिख दी, और वो किताब कब लिखी उन्होंने? 1497 में लिखी। 1497 यानी कितने साल हो गए आज से अगर काउंट करोगे तो 700 साल हो गए। 700 साल पहले कभी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने का कोई कॉन्सेप्ट था क्या? कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जब हम मॉडर्न अकाउंटेंसी करने जाते हैं तो मॉडर्न अकाउंटेंसी में कई सारे कंसेप्ट ऐसे मिलेंगे जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में फिट नहीं बैठते, दिक्कत है उसके साथ में। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो आप पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एंट्री बनाते हैं वो एकदम सही है, लेकिन जब कभी कोई भी ट्रांजैक्शन को समझने में दिक्कत आए इन केस, तो तुरंत मेरे ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़कर किस पे शिफ्ट हो जाना? मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट हो जाना। तो मॉडर्न अप्रोच आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव रहेगी, और ये कब के लिए रहेगी? जब ट्रेडिशनल अप्रोच काम ना कर रही हो, तब हम किससे काम चला लिया करेंगे? मॉडर्न अप्रोच से काम चला लिया करेंगे। मेरी क्लास के अंदर में भी ऐसे ही होगा। जो चैप्टर ऐसे हैं जिनको ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, क्योंकि वो चैप्टर ऐसे हैं जो आज से 700 साल पहले भी थे और आज भी हैं, तो उनको तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से निपटा लिया करेंगे। लेकिन जो चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे मॉडर्न बिजनेस की देन है,
जिनका हमारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मॉडर्न बिजनेस का आता है, उनको बेटे मोर और लेस हम किसके थ्रू देख लिया करेंगे, फिर मॉडर्न अप्रोच के थ्रू देख लिया करेंगे। हाँ, तो अगला पहला टॉपिक है जर्नल एंट्री, दूसरा है बेटे लेजर पोस्टिंग, तीसरा है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद है बेटे सब्सिडरी बुक, उसके बाद है कैश बुक। ये हो गया बेटे चैप्टर 2 के 5 यूनिट्स, बराबर है। इन पांचों यूनिट से कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है बस। तो पहले आपको वेटेज इसलिए बताते चल रहा हूं ताकि आपको पता हो कि किसके लिए आपको कितना समय देना है, किसके लिए आपको कितना टाइम डिवोट करना है। क्योंकि देखो, पढ़ना अपनी जगह ठीक है, चीजों को समझना अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन एग्जाम के समय तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहिए। इफेक्टिव स्टडी तो उसी को बोलोगे आप। ठीक, इनपुट आउटपुट रेशो जहां पर अच्छा होगा उसके ऊपर डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। अकाउंटिंग के साथ में 3 सब्जेक्ट और बाजू में खड़े हुए हैं, उनका क्या करोगे फिर? तो आप अकाउंटिंग के अंदर समय देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम है आपके पास में देने के लिए, बहुत सारा अनलिमिटेड टाइम नहीं है यहां तक। तो इसीलिए मुद्दा यह है कि यहां पर पहले आपको समझना जरूरी है कि इनपुट आउटपुट रेशो किस चैप्टर के साथ में बहुत अच्छा है और किस चैप्टर के साथ में बहुत अच्छा नहीं है। इनपुट आउटपुट रेशो का मतलब कितनी मेहनत करके किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो, उसको कहता हूं मैं इनपुट आउटपुट रेशो, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई हमारी मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है। आपकी मार्कशीट में 4 ही अल्फाबेट लिखे हैं जो तुम्हारे काम के हैं, PASS, और दूसरा वाला वर्ड बोलना मैं पसंद नहीं करता, बाकी आप लोग समझ चुके हैं दूसरा वर्ड कौन सा है। तो मुद्दा यह है कि एट द एंड ऑफ द डे तो भाई मार्कशीट के ऊपर क्या लिखा है वही तुम्हारे लिए काम का है। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किन चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किन चैप्टर्स के ऊपर आपको कम मेहनत करनी है। आगे चलूं तो चैप्टर नंबर 1 to 5 ये भी आपका बेटे लोअर वेटेज वाला चैप्टर है। कुल मिला के 5 चैप्टर में से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आता है? कभी बेटे वो ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसा मन करेगा उनका। कभी वो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दे देंगे, जैसे पिछले अटेम्प्ट के अंदर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आया था। उसके पहले वाले अटेम्प्ट के अंदर बेटे कुछ सेल्स बुक का क्वेश्चन आया था, सेल्स बुक बना के दिखानी थी आपको। उसके पहले वाले अटेम्प्ट में परचेज बुक का एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके किसी भी एक चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। मजे की बात यह है कि ये भी ऑप्शन में ही होता है। ठीक है भाई, तेरे को काउंट करने नहीं बोला। अरे भैया काउंट नहीं करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया क्या तुम्हारा फिर से? हाँ, तो आगे बेटे मुद्दा ये है, इसलिए ये इन 5 चैप्टर के ऊपर भी, और ये 5 चैप्टर कोई ऐसे हैं भी नहीं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देते हो। जनरल एंट्री में किसी को तो प्रॉब्लम होगी नहीं ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि बेटे रिवीजन क्लास है, इसलिए मुझे भी यहाँ पर सिलेक्टिव होना पड़ता है और आपको भी यहाँ पर सिलेक्टिव होना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर बेटे आपको वो पूरा सिलेबस खत्म करना है जो आपने 11th और 12th 2 साल में पढ़ा है, और प्लस 5 चैप्टर और एडिशनल पढ़ने हैं। तब आप सोच सकते हैं कि बेटे टाइम के हिसाब से आपकी कैसी लड़ाई चल रही है। इसीलिए यहां पर मुझे भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा और आपको भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू डू गुड इन योर सीए फाउंडेशन। आगे चले, और गुड का मतलब मेरे लिए 75 प्लस अकाउंटिंग में मेरा बेंचमार्क है बेटे। 75 से कम अगर अकाउंटिंग में आते हैं तो भले ही इंस्टीट्यूट वाले आपको पास डिक्लेयर कर दें, लेकिन आप अपने आप को बेटे फेल ही मानना। अकाउंट में तो कम से कम फेल मान लेना आप अपने आप को, क्योंकि जिसको बेटे अकाउंटेंसी के अंदर 75 प्लस मार्क्स नहीं आ सकते उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब ही क्या है? तुम्हारे नाम में ही क्या लिखा हुआ है? डिग्री मिलेगी, नाम के आगे 2 प्रीफिक्स लगाओगे, क्या लगाओगे? सीए। सीए का फुल फॉर्म क्या है? अलग करो चार्टर्ड को, दूसरा वर्ड क्या है? अकाउंटेंट। टेंट अलग कर देता हूं, क्या बच गया? तो बेटे तुम्हारे नाम में ही अकाउंट लिखा हुआ है। अब तुम्हारे नाम में ही अकाउंट है तो ऐसी कंडीशन में अकाउंट में भी अगर 75 से कम मार्क्स मिल रहे हैं तो काहे के चार्टर्ड अकाउंटेंट? तुम फिर किस चीज के चार्टर्ड? जब तुमसे अकाउंटेंसी नहीं आती, जब तुमसे अकाउंटेंसी नहीं बनती, फिर तुम लॉ में भले कितने अच्छे क्यों ना हो, क्या तुमको लॉयर बनना है? तो मैथ्स में कितने अच्छे क्यों ना हो, तुम्हें मैथमेटिशियन बनना है? तुम इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे क्यों ना हो, तुम्हें बेटे इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ानी है लोगों को? नहीं पढ़ानी। तुमको तो मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और आगे मैंने कहा था बेटे 3 सब्जेक्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, एक अकाउंट्स, दूसरा ऑडिट और तीसरा टैक्स। और तीनों सब्जेक्ट में ये आगे के जो 2 सब्जेक्ट है ऑडिट और टैक्स, इसमें आप बहुत अच्छा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अकाउंट अच्छा ना हो, ये आपकी मजबूरी है। तो इसीलिए मिनिमम 75 तो चाहिए ही चाहिए बॉस। अब 75 के चक्कर में थोड़ा सा रिवीजन के समय सिलेक्टिव होना पड़ता है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर के अंदर ताकत है बेटे आपको पूरा 10 मार्क्स दिलाने की। एक चैप्टर पढ़ो, 10 नंबर लो और घर जाओ। मिला बेटे दमदार चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारी क्लास में कौन सा डिस्कस हो जाना चाहिए? फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का पहला चैप्टर हमारी क्लास के अंदर डिस्कस हो जाना चाहिए। तो हमारी क्लास भी जो शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से शुरू होगी। इतना क्लियर है? अरे हाँ, ठीक है, डन।
बेटे अगर आप लोग मॉड्यूल साथ में लेके आए हैं तो मेरे साथ साथ नोटिंग कर लें एक बार के लिए, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपके पास में बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बेटे दमदार चैप्टर है, ये भी आपको बेटे 10 मार्क्स दिलवाने की दम रखता है। कभी कभी अगर इंस्टीट्यूट सिलेक्टिव हो जाए तो फिर इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना तो लाजमी है। और कई बार तो बेटे ऐसा भी हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आए। मई 2018 का पेपर उठा के देखना आप, मई 2018 के पेपर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकेले इस चैप्टर में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद में अगर मई 2020 के बाद में अगला टाइम हुआ था नवंबर 20 कह रहा हूं 18 सॉरी मई 2018, मई 2019 का पेपर उठा के देखना आप, 2 बीआरएस के क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स के। तो ऐसी कंडीशन में अब वो जमाना खैर लद गया, मैं आपसे बोलूं 15 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से या बीआरएस में से, तो ऐसा अब तो नहीं होने वाला, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 10 मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। लग रहा है बेटे इनपुट आउटपुट रेशो बड़ा तगड़ा इसके अंदर। 3 क्लास के अंदर आपके एक चैप्टर खत्म होता है, 6 क्लास के अंदर आपके 2 चैप्टर खत्म होते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को खत्म करने में लगभग बेटे मुझे लगेंगी 3 क्लासेस। कितनी क्लासेस हो जाएगी? 3, ठीक। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को निपटाने के लिए खत्म करने के लिए लगभग 3 क्लासेस, और मेरे लिए 3 क्लासेस का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर इज इक्वल टू 6 आवर्स, इतना ठीक है। तो लगभग 6 घंटे का समय लगता है किसको खत्म करने में? बीआरएस को। लगभग 6 घंटे का समय लगेगा किसको खत्म करने में? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को खत्म करने में। इतना क्लियर है? और 6 घंटे पढ़ने के बाद अगर आप कहो कि सर 10 मार्क्स हमारे कंफर्म है, तो इससे अच्छा चैप्टर मेरे हिसाब से तो कोई नहीं मिल सकता आपको, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। इतना ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटे आपका कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपको 5 to 10 मार्क्स देगा। 5 to 10 मार्क्स बोलने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि कई बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, और कई बार इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा होता है और कितने मार्क्स के लिए आएगा? वो 10 मार्क्स के लिए आएगा। कई बार इसके अंदर यह भी देखा गया है कि एक छोटा सा क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स के लिए और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के लिए, ऐसा भी होता है इसके अंदर कई बार, ठीक। तो यहां पर आप 5 to 10 मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं, और इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस चैप्टर को हम कभी बाद में जब आप फुल फ्लैश में रिवीजन के फॉर्म में आ जाओगे तब कभी इसको हम आगे देखा करेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। हर 2 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। एक अटेम्प्ट में आया तो फिर अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 अटेम्प्ट तक इसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 3rd अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट में अचानक क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक। नॉर्मली सर अब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन का साइज तो आपने देखा, ये पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, मशीन अकाउंट बनाओ। 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने में लगे हैं, 1 घंटे को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे लग गए। और बेटे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे लगे और सिर्फ अगर तुम्हारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आए तो बोलो कैसा लगेगा? मजा आएगा क्या? नहीं सर, ठीक। तो ये अब सर ऐसा क्यों करते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट वाले, जो चैप्टर सर अब जैसे कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, तो इससे इतने कम मार्क्स का क्वेश्चन पेपर क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है आप 11th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं उसको, और जो चीज आप डिटेल में इतना पढ़ चुके हैं, जिसके लिए तुमने अपने स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के अंदर इतने पेपर टेस्ट पेपर लिख चुके हैं, अब तुमसे उसमें क्या टेस्ट किया जा सकता है? कुछ है निकलने के लायक तुम्हारा? और कुछ निचोड़ने के लायक कुछ नहीं है। स्कूल वाले ऑलरेडी तुमको निचोड़ चुके हैं अच्छा खासा। तो इंस्टीट्यूट वाले जानबूझ के जो चैप्टर आपको स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जूनियर कॉलेजेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, उनकी वेटेज सीए फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा कम ही रख के चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। लेकिन जो टॉपिक, जो चैप्टर स्कूल्स में, जूनियर कॉलेजेस में या तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और या तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इग्नोर कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले जानबूझ के वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि 11th 12th में तो पढ़ा नहीं। अब आओ जरा सीए फाउंडेशन में देखते हैं बेटा अपना क्या हिसाब किताब है, इसीलिए सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आगे चलूं मैं? आगे चलो बेटे। इसके बाद अगला अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में पहला चैप्टर है बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये चैप्टर बेटे डेप्रिसिएशन का एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्स्टिट्यूट इसीलिए है क्योंकि अगर किसी अटेम्प्ट में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर कभी किसी अटेम्प्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आ जाए तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो या तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन या तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, ऐसा होता है अक्सर देखने में आए तो इसीलिए क्या होता है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये लोग। और यहां पर भी लगभग आप एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं।
हाँ, एक दो अटेम्प्ट में देखा गया, मैं मई 2018 से लेके प्रीवियस अटेम्प्ट तक के डेटाबेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसी के डेटा को एनालाइज करके बात कर रहा हूं। एक दो अटेम्प्ट के अंदर ऐसा हुआ है, हाँ, एक दो अटेम्प्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आया था, वही एक की जगह दो बिल हो जाते हैं, उसमें पढ़ा था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कई बार एक ही बिल ड्रॉ करते हैं, सामने वाला एक्सेप्टेंस देता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक की जगह दो बिल डाल दिए, दो बिल में और मतलब कि ड्राइंग भी है, एक्सेप्टेंस भी है, फिर उसके बाद में एंडोर्समेंट भी डाल देते हैं कई बार उसके अंदर, डिस्काउंटिंग, डिसऑनर, एक दो एडिशनल पॉइंट डाल दिया, 10 मार्क्स का शानदार क्वेश्चन तैयार। आगे चलते हैं। लेकिन बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से आगे आने वाले मतलब कि जो मई 2023 का आपका जून 2023 का पेपर होने वाला है, सर आपके हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आने की कितनी उम्मीद है? तो मेरे हिसाब से सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी है कि अपकमिंग अटेम्प्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा। हाँ, 70% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मालूम, हाँ चांसेस 70% चांसेस हैं कि क्वेश्चन किसका आएगा, डेप्रिसिएशन का। ये मेरी एनालिसिस है, लेकिन कंफर्म मत मान लेना कि ऐसे ही होगा, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू अरेंज द पेपर, ठीक है। इंस्टीट्यूट वालों ने अभी तक इनवाइट किया नहीं है मेरे को दिल्ली कि नवनीत सर आओ बोर्ड ऑफ स्टडीज में बैठो और सीए फाउंडेशन का पेपर बनाओ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हाँ, तो इसीलिए बेटे क्योंकि पिछले मई 2018 से लेके अभी तक के जितने पेपर मैंने एनालाइज किए हैं उसके हिसाब से जून के अंदर अक्सर ये ट्रेंड में देखा गया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन कम ही आया है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ज्यादा आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये शायद ना तो आपके 11th में कवर होता है ना तो 12th में कवर होता है। अरे 11th में था सेल ऑन अप्रूवल, नहीं 12th में था, नहीं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री बड़ी शानदार रही है बेटे, मई 2018 से लेके जून 2022 तक कंसिस्टेंट हर अटेम्प्ट के अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म। अभी रुको, लिखना नहीं, पूरी बात तो सुन लो बेटा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये ऐसा कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ में मैंने अक्सर ये देखा है कि तुम लोग को लिखने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है। टीचर ने कुछ बोला नहीं तुरंत पेन उठा लिया, हाँ अपन ने यहाँ बोला हाँ बेटा कैसे, हाँ गुड मॉर्निंग लिखना है सर अपने कि तुम लोग का ऐसा कुछ पैरामीटर है कि जितने पेज हम घर में भर के लेके जाएंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन होगा कि आज हम पढ़ के आए। कि घर में पेरेंट्स पूछते बताओ तुमने क्या पढ़ा, मम्मा भयंकर पढ़ा है सर ने तो आज, पका डाले, हालत खराब हो गई, एक नया पागल टाइप का टीचर आया नवनीत अग्रवाल, पढ़ाते पढ़ाता मम्मा कुछ बात ही नहीं करता वो तो, अच्छा दिखा कितने पेज भरा, एक भी पेपर तो तूने भरा नहीं, काय का पढ़ा है। ऐसा कुछ है कि तुम्हारे पेरेंट्स का हिसाब किताब कि जितने पेज भर के लेके जाओगे तब डिसाइड करेंगे हम इतना पढ़ के आए, तो सर हमको तो पेपर भर के लेके जाना है, ये तो हम कसम खा के आए। अबे भैया ठीक है भर लेना पेपर, कोई मना थोड़ी कर रहा है, टेस्ट पेपर दूंगा, लूंगा ना मैं, तुम्हारे टेस्ट भी लूंगा, खूब पेपर भरना उसमें जितने भरना है, ठीक है। घबराओ मत, कम से कम मैं अपने टेस्ट पेपर के नाम से 300-300 पेजेस के तुम्हारे 2 रजिस्टर भरवाई लूंगा यहाँ बिठाल के, उसकी टेंशन नहीं लेने का आदमी ने, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि भैया पहले समझ लो, तो जून 2022 तक इस चैप्टर में से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे कंटिन्यूअसली हर एक अटेम्प्ट में। लेकिन अचानक पिछले अटेम्प्ट के अंदर जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूं तो सेल ऑन अप्रूवल का कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं देता यहां पर। इसलिए बेटे इंस्टीट्यूट से अब बहुत ज्यादा भरोसा करना कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बहुत, तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप यहां पर 5 मार्क्स के लिए इसकी उम्मीद कर सकते हैं। और ये चैप्टर बेटे सबसे बढ़िया क्यों है, पहली बात 11th-12th में आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट का इस चैप्टर के ऊपर फोकस अक्सर होता है। दूसरी बात, एक दिन या बहुत ज्यादा हुए तो 2 दिन के अंदर ये चैप्टर चालू होकर खत्म हो जाता है। 5 एंट्री है, 5 एंट्री के अंदर चैप्टर खत्म है आपका, सिर्फ 5 एंट्री सिखानी है मैंने आपको 5 एंट्री सिखाई, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और लगभग कई बार तो ऐसा भी होता है एक ही दिन में चालू होकर एक ही दिन में खत्म हो जाता है ये चैप्टर। अब एक दिन में कोई चीज को पढ़ के अगर 5 नंबर मिल रहे होंगे तो कौन से बुरे हैं ये, तो इसकी भी वेटेज अच्छी खासी मान लेते हैं अपन। उसके बाद अगला चैप्टर है बेटे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का चैप्टर बेटे, अब कंसाइनमेंट सभी ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सबने, हाँ सबके चेहरों की बेटे मुस्कान बता रही है कि सर ये तो बनता है, यही तो बनता है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कंसाइनमेंट में से लगभग 10 मार्क्स के अगर कोई भी क्वेश्चन कंसाइनमेंट का आया तो डेफिनेटली 10 मार्क्स का आएगा। लेकिन 3 में से 2 अटेम्प्ट के अंदर कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई एक अटेम्प्ट ऐसा होता है जहां से कंसाइनमेंट का क्वेश्चन गायब होता है। और ये होता है तब जब स्टूडेंट की किस्मत बहुत खराब होती है। तो अगर क्यूमुलेटिवली कंबाइंडली अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो फिर शायद कंसाइनमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में ना, कंबाइंडली मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई क्लास में अगर मान लो 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे अगर क्लास के अंदर हैं तो 70 लोगों की किस्मत खराब चल रही है, 30 लोगों की अच्छी चल रही है, तो 30 लोगों की किस्मत कब तक 70 का गाड़ा खींचेगी बेचारा, कहीं ना कहीं तो बेटे किस्मत साथ छोड़ ही देगी आपकी। समझ में आ गई ना बात। तो इसीलिए
कंसाइनमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और ये आपके लिए निहायत जरूरी है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है। लगभग 4 क्लासेस मेरी कंसाइनमेंट पे लगेंगी, ठीक। तो सेल ऑन अप्रूवल पे बेटे लगभग मेरी 1 क्लास लगेगी, ऑन एन एवरेज 1 क्लास के अंदर सेल ऑन अप्रूवल खत्म हो जाएगा। कंसाइनमेंट के अंदर लगभग 4 क्लासेस लग जाती है, 4 क्लासेस का मतलब 8 घंटे। कंसाइनमेंट का सिलेबस 8 घंटे का होगा आपका। उसके बाद है एवरेज ड्यू डेट, ये भी 11th क्लास में नहीं पढ़ा आपने ना, तो 12th में पढ़ा है आपने ये वाला चैप्टर भी, ठीक है। वैसे पढ़ा है कि नहीं, सीए फाउंडेशन के नाम पे पढ़ा हुआ है ना, हाँ। तो क्योंकि 11 12 के सिलेबस में नहीं होता, इसलिए इंस्टीट्यूट का फोकस इस चैप्टर पे भी अच्छा होता है। और लगभग आप मान सकते हैं 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही आना है। और मजे की बात यह है कि 2 क्लास के अंदर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, इतना ठीक, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छी है, डिटेल में देखेंगे। अगला चैप्टर इसके बाद में अकाउंट करंट। अकाउंट करंट में से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का, लेकिन इसमें भी एक जोल है। जोल यहां पर यह है कि जो क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एवरेज ड्यू डेट दिया रहेगा और उसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, अकाउंट करंट। तो 2 में से कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा आपको, या तो एवरेज ड्यू डेट पे चले जाएं या तो आप अकाउंट करंट पे। आप बोलोगे सर ये बढ़िया है, एवरेज ड्यू डेट से 5 नंबर का जुगाड़ हो गया, अकाउंट करंट से 5 नंबर का जुगाड़ हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों चैप्टर से कुल मिला के कितना जुगाड़ होगा आपका, 5 नंबर का जुगाड़ होगा, ठीक है बेटे। मैं आपको इतना डिटेल में सारी बातें सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी तो अकाउंट की स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली जो भी आपको रिवीजन करना है वो आज से करना शुरू कर दें, ठीक। और आगे चलते, नहीं सर बस इतना ही है, तो बेटे मॉड्यूल 1 के अंदर तो इतनी कहानी खत्म हो गई। अब मॉड्यूल 2 का जो सिलेबस है उसके ऊपर भी एक बार बात कर लूं मैं थोड़ी सी। हालांकि मॉड्यूल 2 के सिलेबस के ऊपर बहुत डिटेल में तो बात नहीं करूंगा मैं, बहुत डिटेल में बात नहीं करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना रहेगा, अरे खुलो ना मालिक, क्या हो गया, क्यों बंद हो गए, हाँ। क्योंकि जब मॉड्यूल 2 पढ़ना शुरू करेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बेटे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, सबने पढ़ा होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है। इसके अंदर एक एडिशनल चीज, यहां पर सोल प्रोप्राइटर लिखा जरूर है, लेकिन बेटे यहां पर सोल प्रोप्राइटर और इसी के साथ में एक और आ जाता है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जो रॉ मटेरियल खरीदेंगी उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद पब्लिक को उठा के बेचती रहेगी, यही क्या होगी आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो ये लोग एक एडिशनल अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक। तो अब आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बस इसके अंदर ये एक एडिशनल टॉपिक और आ जाता है जो आपके 11th और 12th के अंदर तो कवर नहीं होता, लेकिन सीए फाउंडेशन के ऊपर, जिसमें सीए फाउंडेशन के अंदर इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस जरूर आ जाता है तुम्हारे। इसके बाद बेटे पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के केस में आप मान सकते हैं कि बेटे आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। गोल्डन पीरियड इसलिए चल रहा है क्योंकि 11th 12th में आपने पार्टनरशिप जितना पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज वही पार्टनरशिप उठ के कहां पर आता है, सीए फाउंडेशन के अंदर। ना उसमें से कुछ काट छाट हो, ना उसमें से कुछ कम होगा और ना उसमें कुछ एड ऑन होगा। जो आपने 11th 12th में पार्टनरशिप पढ़ा है, आप ये मान के चलें बिल्कुल डिक्टो वही पार्टनरशिप उठ के कहां पर आ गई है, आपकी सीए फाउंडेशन के अंदर आ गई। एक आधा एक दो टॉपिक अगर कुछ नए आ जाए तो एक अलग बात है, जैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला कई स्कूल्स के अंदर में डिस्कस होता है, कई सिलेबस के अंदर डिस्कस होता है, कईयों के अंदर डिस्कस नहीं होता। तो एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट है, एक एन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार स्कूल्स के अंदर डिस्कस होता है, कई बार नहीं होता है। तो ऐसे करके एक आध दो छोटे छोटे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में होने के बाद भी स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होते हैं, वो वाले टॉपिक यहां पर और एडिशनल हो सकते हैं। बाकी पार्टनरशिप के केस में आप बिल्कुल रीजनेबली प्रेज्यूम कर सकते हैं कि जो हमने 11th 12th में पढ़ा है उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका सीए फाउंडेशन में आ रहा है। यानी आप पार्टनरशिप के साइड से अपने आप को एकदम फ्री मान सकते हैं कि आपको अगर किसी की टेंशन लेना है तो दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन ली जा सकती है, लेकिन पार्टनरशिप की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर 11th 12th कॉमर्स में पढ़ा है तो। सर हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे आपके केस में साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेटे पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कुल मिला के देखा जाए तो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप के अंदर बेसिक्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता था ना, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे 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 बटेगा। पहला चैप्टर कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगला चैप्टर होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद अगला चैप्टर होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर अगला चैप्टर कौन सा आता है पार्टनरशिप के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर अगला चैप्टर आता है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। ऐसे करके कुल मिला के कितने चैप्टर है, 5।
और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कई बार 10 मार्क्स का, कई बार 20 मार्क्स का, अगर इंस्टीट्यूट मेहरबान हो गई तो। समझ में आ गई बात बेटे? तो पार्टनरशिप के अंदर इनपुट आउटपुट रेशो मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए पार्टनरशिप को हम बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मैं पढ़ाने को तो पढ़ा दूंगा, आप पढ़ भी लोगे, लेकिन उसकी रिवीजन भी करनी है आपको। और रिवीजन, जब चैप्टर इतने सारे हैं तो पहले तो पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है और फिर रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आउटपुट इतना अच्छा निकलता नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको अपने प्री रिवीजन क्लास में आखिरी में अगर पढ़ें तो आपको बार बार इसकी मल्टीपल रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जो आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ होगा वो आपको याद भी रहेगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद अगला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। सभी ने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से, जो साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट है। लगभग ये किससे मिलता जुलता है? आपके फाइनल अकाउंट से मिलता जुलता है। फाइनल अकाउंट के अंदर आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं तो कहता हूं ट्रेडिंग अकाउंट भी हटा दो तो क्या बच गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बस वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कहां बनानी है? एनपीओ के अंदर। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह नाम क्या लिख देना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट का नाम क्या लिख दोगे? बैलेंस शीट। कहानी खत्म। तो कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि ये फाइनल अकाउंट का एक डुप्लीकेट चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया तो आप ये मान लें कि एनपीओ का भी 50% आपको ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और अगर आपने एनपीओ पढ़ लिया तो आप ये मान लें कि आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या फाइनल अकाउंट का भी 50% कंप्लीटेड है। पढ़ाना लेकिन दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई वोकैबुलरी ऐसी होती है जो नहीं होती है, कई चीजें, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक्स, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिसलिए इनको समझना जरूरी होता है। आगे चलें। इसके बाद आखिरी में बेटे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट बेटे आंख बंद करके लिख लें, सीधे सीधे कंपनी अकाउंट के अंदर 15 मार्क्स। हर बार बेटे चैप्टर नंबर 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये गारंटी है। अब सर एक कंपनी अकाउंट के अंदर है क्या क्या? कंपनी अकाउंट के अंदर एक तुम्हारा बड़ा फेवरेट चैप्टर है जिसको पढ़ने में तुमको भयंकर मजा आया था, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। याद आया कुछ? हाँ सर, जब वो चैप्टर चालू हुआ था तो ऐसा लगा था कि हाँ ये हुआ नहीं कोई बात। ठीक, तो एक चैप्टर कौन सा आएगा? इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। एक चैप्टर और आएगा इशू ऑफ डिबेंचर, जो भी आपने शायद पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो एक है इसके अंदर इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, दूसरा चैप्टर है इसके अंदर इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन इसके साथ में एक एडिशनल चीज जो और आती है वो है बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1। नाम सुना है कभी? अरे नए कंपनी एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट कभी सुना होगा ना, कभी समझा तो होगा क्लास के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। समझाया था ना बेटे, पहले बैलेंस शीट हमारी ऐसी बनती थी टी फॉर्मेट में। आजकल बैलेंस शीट कैसी बनती है? वर्टिकल फॉर्मेट में। पहले क्या लिखेंगे हम? इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे हम? अपनी एसेट, यानी पहले लायबिलिटी फिर बाद में नंबर किसका लगेगा? एसेट का। ऐसे करके कुछ 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 चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी। वही सारी चीजें किसके अंदर कवर होती हैं? आपके कंपनी अकाउंट के अंदर कवर होती है। सर ये प्रॉब्लम है ना? नहीं बेटे, ये प्रॉब्लम वाला कोई एरिया नहीं है। डिबेंचर, ओके डन। तो ये है बेटे आपका कुल मिला के सिलेबस। दिन कितने बचे हैं? पेपर आपका कब है? 24 जून को, यानी जून के महीने में पेपर है, तो जून को गिनना बेकार। बचा गया तुम्हारे पास 2 महीने। कौन कौन से? अप्रैल और मई। 29 मार्च को क्लास शुरू करने की, मतलब मेरे को तो कल रात में पता चला कि तुम्हारी क्लास 29 आज से होने वाली है इनफैक्ट। ठीक है, 29 मार्च से क्लास शुरू करने के सिर्फ 2 ही रीजन मेरे को समझ में आते हैं कि मैनेजमेंट ने क्यों डिसाइड किया होगा कि क्लास 29 मार्च से ही शुरू कर दी जाए। पहला, अष्टमी है आज। अरे नवरात्र चल रही है कि नहीं? अष्टमी है ना आज। अष्टमी है आज, तो शायद इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, ऐसा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सीए का पेपर देने के लिए आदमी को दिमाग कम, हिम्मत की जरूरत ज्यादा होती है। तो माँ दुर्गा बेटे सबको हिम्मत दें। ठीक है, हैप्पी अष्टमी। भगवान माँ दुर्गा बेटे आपको इतनी हिम्मत दें कि आप कम से कम पेपर देने की हिम्मत जुटा पाओ। ठीक है ना? सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आखिरी में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर मेरा पूरा पढ़ के नहीं हुआ सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ सर, अब मैं दिसंबर अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी सर। ये नौबत आपके साथ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो जैसी क्लास खत्म हो, अगर आप मंदिर ना गए हो तो मंदिर चले जाएं। ठीक है, माँ दुर्गा से आशीर्वाद ले लें कि आपको ये हिम्मत कब तक के लिए देते रहे? 30 जून के लिए। 30 जून के बाद फिर माँ दुर्गा आराम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी हिम्मत थोड़ी देर खुद ही जुटा लेंगे। तो ये होगा पहला हिसाब। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि भाई जब आप कोई नई क्लास को ज्वाइन करते हैं तो नई क्लास में एडजस्ट होने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो अगर 29 को क्लास आपकी शुरू होती है तो 29, 30 और 31 3 दिन के अंदर आप भी अपने आप को क्लास में एडजस्ट कर लोगे। ठीक है,
किस टीचर के लिए अपना क्या ओपिनियन बनाना है, इसके लिए 3 दिन का समय मिल जाएगा। ठीक है, नहीं क्योंकि ओपिनियन तो बनता ही है ना, एक टीचर मतलब एक क्लास की बात में ओपिनियन बन जाता है आजकल तो। एक क्लास में कोई टीचर आया खड़ा हुआ उतने में डिसाइड कर लिया फालतू आदमी है। ठीक है उसने बेटे एक आध चैप्टर पढ़ाया बेटे, अगर मान लो कोई चैप्टर ने ऐसा, अब मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कहा नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको पहले पढ़ाया जाना चाहिए, मैंने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया, अब कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझ में नहीं आया, फालतू टीचर है, पढ़ाते नहीं आता इसको, एक अच्छा नहीं पढ़ाता ये, टीचर बदलो। तो वही बोलो ओपिनियन तो अपन पहले दिन ही बना लेते हैं, फिर भी मान लेते हैं कि लगभग 3 दिन का तुम्हारे पास में समय है कि टीचर के बारे में अपना ओपिनियन भी बना ले कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये जम रहा है कि नहीं जम रहा है। ठीक है, फिर आगे क्योंकि बेटे फीडबैक भी देना है हमने, तो ऐसी कंडीशन में ये सब काम है। तो बेटे आज की क्लास में बेटे तुम्हारी और बहुत ज्यादा जान नहीं खाऊंगा मैं, तुम्हारी असल में जान खाना कब से शुरू करूंगा मैं, कल से शुरू करूंगा, लेकिन फिर भी बोनी बट्टा समझता है क्या होता है, कभी नाम सुना बोनी? हाँ हाँ, किसका वेटेज? फाइनल अकाउंट का वेटेज, फाइनल 10 मार्क्स का, अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने उसको, रुको 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 रुको, फाइनल अकाउंट का वेटेज, जस्ट अ मिनट, अरे यार फाउंडेशन किधर है ये, फाइनल अकाउंट के अंदर बेटे आप मान सकते हैं लगभग लगभग 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्क्स का। एक अब आप ये कहें कि सर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सबके लिए सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे, तो हाँ बेटे आपको सबके लिए 10 नंबर ही मिलेंगे। अब एक दो मैं इंपॉर्टेंट बातें और कहा बेटे, एनपीओ, एनपीओ भी 10 मार्क्स, ज्यादा की उम्मीद ना करें आप इन सब चैप्टर से, ठीक है। हाँ मैं एक दो बातें आपको और बता दूं पहले ही, क्योंकि मैं जो अब बातें बोलने वाला हूं वो अगर आप समझ गए या उन बातों को कि भाई अगर आप ये मान गए थोड़ी देर के लिए कि सर हैं हमारी कुछ भलाई के लिए ही बात कर रहे होंगे, 18 साल का एक्सपीरियंस है तो इन्होंने इस फील्ड को अच्छे से देखा होगा, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बेटे लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, कैलकाटा को छोड़कर, यानी जो अपना ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं ना वहां पर छोड़कर, लगभग ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग मेरी सारी जर्नी हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में फिलहाल मैं हूँ, उसके बाद में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, सब जगह क्लास बेटे पढ़ा पढ़ा के घूम फिर के मैं आ चुका हूँ, 18 साल में बहुत घूमा मैंने पढ़ाने के नाम पे। और नहीं ये है क्योंकि क्या होता है देखो, अपना कंसेप्ट एक अलग है, जैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना अभी कि पहले 2 घंटे की क्लास आपकी मैथ्स की होगी, फिर 2 घंटे की क्लास आपकी अकाउंट की होगी, फिर 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की होगी, ऐसे करके अभी जो आपका कॉन्सेप्ट है नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट एक टाइम पे जाके खत्म हो जाता है, एक टाइम के बाद स्टूडेंट्स के पास में इतनी फुर्सत होती नहीं कि दिन दिन भर वो क्लास में बैठे, तो वहां पर कई जगह ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे कभी देखेंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता है 10 डेज का, 12 डेज का, एक टीचर को 12 दिन के लिए क्लास दे दी जाती है, एक टीचर आता है रोज 10 घंटे वही पढ़ाता है, 10 घंटे वही पढ़ाएगा, 10 दिन 10 घंटे डेली पढ़ाएगा वो, कब तक पढ़ाएगा? 12 दिन तक, टोटल कितने घंटे हो गए? 120 दिन, 120 घंटे हो गए आपके, 120 घंटे के अंदर सिलेबस खत्म, क्योंकि स्टूडेंट के पास में फुर्सत नहीं है ना, मुंबई के अंदर चले जाओ स्टूडेंट के पास में इतनी फुर्सत है, रोज अपने घर से उठ के लोकल में बैठ के कोचिंग क्लास आएगा, रोज पढ़ेगा, फिर अपने घर जाएगा, इतनी फुर्सत नहीं है वहां पे। दिल्ली के अंदर ट्रैवलिंग टाइम इतना हाई है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट के पास में इतनी फुर्सत नहीं होती, तो कहता है कि भैया 12 दिन के हमारा कोर्स 12 दिन के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट कर दो आप। अब करें तो कैसे करें, तो बस वही होता है 12 दिन की क्लास लॉन्च, तो इसीलिए ये 12-12 दिन की क्लासेस यहाँ वहां घूम घूम के इतना पढ़ाया है मैंने। और ऐसी कंडीशन में अब बेटे फाइनली एक जो सही ठिकाना मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जहां पर अपनी जिंदगी बसर हो सकती है। अब ये खाना बदोश वाली जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। खाना बदोश समझता क्या होता है? पुराने जमाने में जो कुछ लोग हुआ करते थे ना, जो एक जगह ठहर के अपनी जिंदगी नहीं बिताते थे, थोड़े दिन इस शहर में रहा, फिर थोड़े दिन दूसरे शहर में अपना डेरा डाल लिया, उनको कहा जाता था खाना बदोश, यानी जो अपना खाना ढूंढने के लिए शहर दर शहर भटकते रहते थे, उनको कहा जाता था खाना बदोश। तो खाना बदोशों की जिंदगी कहीं ना कहीं तो छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में फाइनली समझ में आता है कि अब पूना में ही अपना परमानेंट ठिकाना बनेगा। तो इसीलिए पहले मैं आपको एक चीज समझा, और अगर आप ये मानते हैं कि वाकई में मैं जो बोल रहा हूं, अब जो बोलने वाला हूं वो मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहली बात,
आपने ये सारे चैप्टर कहीं ना कहीं 11th और 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं इस बात को। अगर डिफरेंस आएगा तो सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस आएगा कि 11th और 12th क्लास में आपने इन्हीं चैप्टर को पढ़ा है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ा है आपने, लेकिन जब आपका एग्जाम में पेपर होता था तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे उसका लेवल हुआ करता था ये। लेकिन अब सीए फाउंडेशन में इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनका लेवल होगा ये। इस लेवल को मैच करने में अक्सर स्टूडेंट भूल कर जाते हैं, क्योंकि जब चैप्टर के नाम हमको सिमिलर दिखते हैं, बीआरएस 11th क्लास में पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th क्लास में पढ़ा था, डेप्रिसिएशन 11th में पढ़ा हुआ है, फाइनल अकाउंट 11th या 12th में पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप 12th में पढ़ी हुई है, कंपनी अकाउंट 12th में पढ़ा हुआ है, तो जब हमको सिमिलर नाम दिखते हैं तो हम मान लेते हैं कि जैसा हमारा 11th और 12th में क्वेश्चन पेपर आता था वैसे ही क्वेश्चन पेपर कहां पर आएगा, हमारा सीए फाउंडेशन के अंदर आएगा। यहां पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करते, बिल्कुल पढ़ते हैं, तगड़ा रिवीजन करते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरी जान लगाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके लेवल को कई बार स्टूडेंट नहीं पकड़ पाते, और वही कई बार उनके निगेटिव रिजल्ट का रीजन बन जाता है। तो अगर आप कहें कि सर निगेटिव रिजल्ट का रीजन क्या है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही बनता है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन विच इज टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूट को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पहली बता दूं मैं आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आईसीएआई का आपका सिर्फ आपसे इतना कहना है, आप टॉपर हो, हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आदमी अगर टॉपर होगा अपने स्कूल और कॉलेज के जमाने का तो सिर्फ वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ऐसी कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिजल्ट की हिस्ट्री को उठा के आप देखें तो वहां पर एक बार टॉपर जो स्टूडेंट्स हैं वो कम सीए बने हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो जल्दी सीए बन के निकल जाते हैं। रीजन सिर्फ इतना सा है, इंस्टीट्यूट की कोई डिमांड नहीं है कि आप टॉपर हो, इंस्टीट्यूट की कोई डिमांड नहीं है कि आपके 11th और 12th में और 5th में और 10th में आपके 90% मार्क्स आए होंगे तो ही आप सीए बन सकते हैं ना। इंस्टीट्यूट को सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपसे, कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट सुना ना, कंसिस्टेंसी? वही कंसिस्टेंसी उनको आपकी पढ़ाई में चाहिए, वही डिसिप्लिन आपको आपकी पढ़ाई में उनको चाहिए। डेली आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, डेली आप अगर अपना होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके टेस्ट पेपर रेगुलर बेसिस पर होने वाले हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पर उन टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये समझ लें 75 प्लस मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अकाउंटेंसी में। मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू टीच ऑल दो सब्जेक्ट, देयरफॉर आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद दो सब्जेक्ट, बराबर। तो अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट के अंदर सिर्फ कंसिस्टेंसी के नाम पे इतना ही चाहिए कि अगर आपकी रेगुलर क्लासेस हैं तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। कई बार स्टूडेंट, आजकल एक नया स्टूडेंट्स के अंदर एटीट्यूड डेवलप हो गया है, जो मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, और खासकर कोविड के बाद से देख रहा हूं। जब मन हुआ तब क्लास जाएंगे, आज क्लास जाने का मन नहीं है तो ऑनलाइन ही देख लेंगे, घर में बैठ के अपन ने देख लिया, चलो ठीक है लाइव क्लास भी देख ली तो भी बात समझ में आती कि भाई क्लास में बैठ के लाइव देखा, घर में बैठ के लाइव देखा, लगभग एक जैसा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप फेस टू फेस क्लास अटेंड करते हैं और अगर आप लाइव में देख रहे हैं तो लाइव में एफिशिएंसी आपकी 80% होती है, लेकिन फेस टू फेस क्लास के अंदर आपकी एफिशिएंसी 100% होती है। पहली बात तो। दूसरी बात, और स्टूडेंट का एक जो नया आजकल एटीट्यूड डेवलप हुआ है जो कि बहुत ही गलत है, वो ये है सुबह क्लास है नहीं हो पाई, अरे शाम को बैकअप देख लेंगे। यूट्यूब में तो पड़ा हुआ है ना वीडियो, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, सारा का सारा मटेरियल कहां पड़ा है, यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, यूट्यूब के अंदर तो लिंक भी अवेलेबल है, सबको आई भी होगी। तो आजकल स्टूडेंट ने एक नया अपना रवैया डेवलप कर लिया है कि अगर रेगुलर टाइम पे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में क्या कर लेंगे, इसको हम बैकअप में देख लेंगे। तो ये जो बैकअप में क्लास देखने वाला रवैया है, ये बेटे हाँ बहुत ही, अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी है कि सर अब बीमारी पड़ गए तो क्या करें, अब बात सही है। अगर घर में कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो सर पेरेंट्स के लिए थोड़ा हेल्प की जरूरत थी तो अब रिलेटिव के चक्कर में नहीं करवा पाए, घर में जरूरी काम था, बात समझ में आती है भाई, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, ठीक। अगर अर्जेंटली आपको शहर के बाहर जाना ही पड़ गया, बहुत मजबूरी है, तो बात समझ में आती है। लेकिन इनके अलावा मतलब बहुत ज्यादा अर्जेंसी के केसेस में अगर आप बैकअप के ऊपर रिलाय करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप डेली की अपनी प्रैक्टिस बना लें कि जब मन होगा तब क्लास अटेंड करेंगे, कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि मैथ्स की क्लास 7:30 बजे लगनी थी, 7:30 क्लास है ना आपकी, अब 7:30 बजे कोई इतना डिसिप्लिन होकर क्लास अटेंड करेगा, कोई गारंटी नहीं है। नींद ही नहीं खुल रही है हमारी, 9 बजे तक सोए पड़े हैं अपन, मैथ्स की क्लास छूट गई, बाद में अपन बैकअप के नाम पे देख लेंगे, होता है बेटे ये। और अगर आपने ये रवैया बना लिया है
तो बेटे रवैया बहुत गलत है। और खासकर अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, सीए मतलब जब मैं कहता हूं ना सीए, जब मैं कोई कॉमन बात करता हूं कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना चाहिए आपको जिंदगी में, तो जब भी मैं कहता हूं सीए, तो इसके अंदर सीए, सीएस और सीएमए तीनों फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन है, क्योंकि तीनों नेशनल लेवल की डिग्री है, तीनों के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, अलग अलग मतलब सिंगल सिंगल इंस्टीट्यूट है तीनों के, और ऐसी डिग्री है जिसके लिए कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। आपको जो डिग्री मिलेगी वो नेशनल लेवल की डिग्री मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपका ये एटीट्यूड है कि हम बैकअप में देख लेंगे, तो बेटे कहीं ना कहीं आप इंस्टीट्यूट के उन पैरामीटर के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो इंस्टीट्यूट को आपसे चाहिए। इसलिए ये गलती दोहराने की कोशिश ना करें, ठीक है। एज अ टीचर समझाना मेरा काम है, मानना या नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, पहली बात तो, ठीक। तो एक चीज तो हो गई बेटे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपकी पढ़ाई के अंदर आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, रेगुलर आप अपनी क्लास अटेंड करते रहें। अगर कोई होमवर्क दिया गया है तो डेली बेसिस पर आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लें। और तीसरी बात, जिस दिन टेस्ट पेपर होगा उससे भागे नहीं आप। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है, जब भी टेस्ट पेपर लो क्लास से गायब होता ही। अभी शायद तुम्हारी क्लास में भी होगा, जिस दिन बोलूंगा ना कल बेटे तुम्हारा टेस्ट पेपर है, आधी क्लास गायब हो जाएगी। अगर भगवान ना करे हो ऐसा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार अब क्या टेस्ट पेपर देंगे। कई लोग तो बहाना बना लेते हैं कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिला, हमने पढ़ा नहीं है, सर ये था वो था। अरे भाई जब इतने एक्सक्यूजेस तुम्हारे पास में अभी हैं, तो एग्जाम के समय भी तो यही एक्सक्यूजेस तुम्हारे साथ साथ जाएंगे। इंस्टीट्यूट वाले आपके एक्सक्यूजेस, चलो एक बार मैं तो सुन लूंगा, कोई बात नहीं बेटा, आज पेपर नहीं दिया घर लेके चले जाओ, कल पेपर दे देना, मैं तो मान लूंगा। इंस्टीट्यूट मानेगा आपकी इस बात को? 24 जून को आज मन नहीं हो रहा सर पेपर देने का इंस्टीट्यूट वालों, हम अपना पेपर 25 तारीख को देंगे, और इंस्टीट्यूट बोलेगा जी बिल्कुल 25 तारीख को आना, आपका अकाउंट का पेपर हम 25 को ले लेंगे। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, ठीक। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा एटीट्यूड है तो इसको अलग करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, आपका पेपर होने वाला है 2 से 5 के बीच में, यही है ना टाइमिंग आपका। 1:45 को आपको एंट्री करनी पड़ेगी, 1:45 को आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इनफैक्ट 1:45 को आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में 2 बजे आपको एक आंसर शीट दी जाएगी। 2 बजे से आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे, और आपको आंसर अकाउंट के पेपर में आंसर लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। 5 बजे आपसे आपकी आंसर शीट वापस ले ली जाएगी। ये आपका शेड्यूल होगा पेपर का। तो कोशिश ये करें, क्योंकि आपको 1:45 से लेके 5 बजे तक पेपर देना है, तो 1:45 से लेके 5 बजे के बीच में अगर आपकी सोने की आदत है तो उस आदत को बदल दें आप, क्योंकि अभी भी आपके पास में 2.5 महीने 3 महीने का समय है, आदतें बदली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल, अगर आप अभी तक, मैं आपसे पूछ रही हूँ सोते हैं या नहीं सोते हैं, वो आप अपना खुद एनालाइज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आदत है कि सर हम 1:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में सोते हैं, तो आज से ही अपनी आदत बदल दें, नहीं तो ये आदत एग्जाम के दिन बहुत भारी पड़ने वाली है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में मैंने ये भी सुना है कि बेटा मतलब पढ़ते बहुत शानदार थे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के जब होते हैं ना पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आता है, तो कोई स्टूडेंट अगर पास हुआ है तो मैं यही पूछता हूं कि तुम पास कैसे हुए, कौन सा चैप्टर ऐसा था जो तुमको बहुत अच्छे से बना, कौन सा चैप्टर ऐसा था जो नहीं बना। और कई स्टूडेंट जिनका नेगेटिव रिजल्ट आता है, मैं उनसे ही पूछता हूं कि नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया, तुमको क्या लगता है रीजन क्या रहा होगा। तो अक्सर एक बड़ा कॉमन रीजन स्टूडेंट से सुनने को मिलता है, और कॉमन रीजन ये होता है कि सर मेरे को बनता तो सब था, लेकिन क्वेश्चन पेपर देख के ना एकदम से सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है सर, कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, कैसे आ गए। तो असल में रीजन ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें कुछ नया आ गया। रीजन ये है कि जिस समय तुम्हारे दिमाग को सोने की आदत है, आराम करने की आदत है, उससे तुम काम करवाने की कोशिश कर रहे हो। सोचो ना बेटे, सही तरीके से आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने एक अलग बात है, मतलब एकेडमिकली अपने आप को प्रिपेयर करने एक अलग बात है, लेकिन फिजिकली और मेंटली भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि पेपर की टाइमिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड है। नॉर्मली हम सुबह मॉर्निंग के समय पेपर देते हैं, 11, 12, 9, 10 ऐसे अपन पेपर कब देते हैं, मॉर्निंग के समय देते हैं। नॉर्मली पेपर मॉर्निंग में ही होते हैं। कॉलेज के पेपर अगर कभी आफ्टरनून में होगा तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक हमारी आदत है मॉर्निंग में पेपर देने की। अचानक सीए फाउंडेशन का पेपर जब आफ्टरनून में होता है, तो इस चीज के साथ में, इस टाइम टेबल के साथ में कई बार स्टूडेंट्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनके साथ में कोलैबोरेट नहीं करती, उनके साथ में कंसिस्टेंट नहीं होती। तो कई बार ये भी एक बड़ा रीजन बनता है एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने का। इसलिए आज से प्रैक्टिस शुरू करें, दोपहर में आपको नहीं सोना है। अगर फिर भी आपको सोने का शौक है, या अगर आपको सोना आपको ठीक लगता है, तो 5 बजे के बाद बिल्कुल अपने आप को 5 बजे तक रोक के रखो।
बिल्कुल 5 बजे तक तो रोक के रखो ही रखो, 5 बजे के बाद भले ही सो जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 5 बजे के बाद आप भले ही सो जाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको फिर भी सोना है तो 1:30 बजे के पहले सो लें आप तो भी चलेगा आपको, लेकिन 1:30 बजे के पहले सो नहीं पाएंगे, क्लास चल रही होगी, अब क्लास में कैसे सोओगे, ठीक है। तो इसीलिए तो आपको कहीं ना कहीं अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। और अगर इस चीज को बहुत अच्छे से आपको कंपैटिबल करना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है जो मैंने अक्सर इस्तेमाल किया है और बड़ा काम का आया है। सुबह अगर आप जब भी उठें तो 15 से 20 मिनट आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। एक्सरसाइज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, नहीं तो लड़के कल से जिम चले गए, गर्ल्स कल से बेटे जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर ली अपन ने, ऐसा नहीं करना है। पता लगा पूरी एनर्जी तो जिम में और जुम्बा क्लासेस में दे आए और क्लास में आके सोए पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जिम वगैरह ज्वाइन करने की तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, हाँ, लेकिन ये है कि सुबह कम से कम जैसे ही आप उठते हैं, अपना ब्रश किया, जो भी किया, फ्रेश हुए, ब्रश किया, हल्का फुल्का जो खाना था खाया, खाना भी ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आप पहले एक मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, सिर्फ 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक करें, उसके बाद आपको शायद ये दोपहर में नींद आने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके अंदर आपको अपने आप को तैयार करनी है, ठीक। बाकी असल में जो हमारी क्लास शुरू होगी वो कल से शुरू होगी। पहला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे, तो हम मॉड्यूल के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन को कवर करने के पीछे का रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट का जो पेपर होता है वो बहुत कुछ आपके मॉड्यूल के इर्द गिर्द ही घूमता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी क्लास नहीं लूंगा आपकी। मेरा पूरा का पूरा जितनी भी क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, जो भी डिस्कस होगा, वो सिर्फ यही बात के ऊपर फोकस करेगा कि 24 जून को तुम्हारा अकाउंट का पेपर है, उसके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ उसी के ऊपर रहेगा। अब आप अगर ये कहते हैं कि सर आपने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया, वाला चैप्टर छोड़ दिया, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूरी नहीं होगा तो शायद मैं उस चैप्टर को अभी ना पढ़ाऊं, आखिरी में पढ़ाऊं, या शायद ना पढ़ाऊं, ऐसा भी हो सकता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए जरूरी नहीं है तो, ठीक। हाँ, अगर ये रेगुलर क्लासेस होती तो बात अलग होती। रेगुलर क्लास होती तो फिर मैं आपको पूरा सिलेबस 0 से लेके 100% तक, मॉड्यूल का एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ सब पढ़ाता मैं आपको। मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराता, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराता, आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व करा देता मैं आपको, अगर रेगुलर क्लासेस होती तो। क्योंकि हमारे पास में भी समय होता है पढ़ाने के लिए। रेगुलर क्लासेस को पढ़ाने के लिए लगभग 4 से 5 महीने का समय होता है, और 5 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन अभी 5 महीने का समय है नहीं, 2 महीने का समय है, इसलिए मेनली हमारा फोकस उन्हीं टॉपिक पे पहले होगा जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। इतना क्लियर यहां तक, पक्का? चलो बेटे, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। सर कंपनी अकाउंट पढ़ाएंगे क्या आप? क्यों बेटे, कंपनी अकाउंट सिलेबस में नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो बेटे पढ़ना तो उसको ही पड़ेगा ना। ओके सर, माय फेवरेट टॉपिक, डन। चलो बेटे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बाय बाय। आज आपसे बहुत सारी बात नहीं हो पाई है, कल से बेटे आपसे मैं कम्युनिकेट करना शुरू करूंगा डेली बेसिस पर, डन। हाँ, तो कल से बेटे हमारा कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे शुरू होगा। आज के लिए बेटे हमारी क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, डन। हाँ या ना? अरे बोलना बेटा, सर प्लीज बता दो डिटेल में होगा या बैच? बेटे डिटेल में, यानी डिटेल में तो पहले ही पढ़ा रखा है बॉस। चलो बेटे बाय बाय।